गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करने वाले हम लोग। जो लोग ऑनलाइन नहीं है जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए। आप सभी को शुभ संध्या। और जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। चलिए, लिटरेचर में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और सेकेंड चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद डिटेल एनालिसिस पढ़ लिया और उसके बाद उसका समरी पढ़ लिया। और अभी हम लोग अब आएंगे ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव हम वन बाय वन करके बताते चलते हैं। अभी जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग जवाब देते रहिएगा और मैं आपको एक एक करके समझाते हुए आगे बढ़ते चलूँगा। ठीक है जी। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो ये 1967 में बने थे। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी भारत के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे जो सबसे पहले थे? तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का बी। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि भारतीय संस्कृति है सबसे अच्छा उदाहरण किसका? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनेकता में एकता। अकॉर्डिंग टू हुसैन द पास्ट इज, यानी हुसैन के अनुसार पास्ट क्या है? बताइए, आप लोग ऑनलाइन जो हैं वो लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एलाइव एंड डायनामिक, यानी जीवित है और ऊर्जावान बना हुआ है अभी भी। द वर्ड इरुडेशन एक्सप्रेसेस, इरुडेशन का मतलब क्या होता है? इरुडेशन का मतलब होता है ज्ञान के अंश, यानी ग्रेट ग्रेट नॉलेज। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है जी। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? इस भाषण को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब दिया था? यानी कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी योर आंसर इज टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट। आपका आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के ऑथर कौन है, यानी किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ऑब्वियसली जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया भारत इज माई होम है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ एज द, किसके रूप में शपथ लिया था? तो प्रेसिडेंट के रूप में लिया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है जी। विद्या कुमारी ऑनलाइन आ गए हैं। विद्या, मेरी आवाज आ रही है? विद्या, हेलो विद्या। हेलो सर, हेलो विद्या। डॉक्टर जाकिर हुसैन, चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा देर आप 5 मिनट लेट आए हैं। और मैं बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो चैप्टर है भारत इज माई होम, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर प्रोज पीस, मैंने स्टार्ट कर लिया था। उसका समरी, इंट्रोडक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। आप ध्यान देते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं आप। वीडियोस देख के उसको आंसर कर लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन रहता है और बिहार बोर्ड में इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि अभी आप थ्रू आउट तैयार करते रहिए। लास्ट में लगभग हम 400 क्वेश्चन का सेट लाएंगे और उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाएगी। हाँ, तो अभी आप जवाब देते रहो। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में। चलिए ठीक है, आपका आंसर सही है। आंसर 10 नंबर का दीजिए। तो 10 नंबर मैं वेट कर रहा हूँ।
एक लोग और ऑनलाइन आए हैं आज, लालू कुमार भी ऑनलाइन है। लालू आप भी जवाब दीजिए। हेलो लालू। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन। डॉक्टर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी या सरदार पटेल? आपका आंसर हो जाएगा ए। यानी क्यों रोल मॉडल क्यों थे उनके? क्योंकि ये थे तीसरे राष्ट्रपति, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 12 आपके सामने ही रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक महान नेशनलिस्ट थे। इसका हिंदी होता है राष्ट्रवादी, यानी एक महान राष्ट्रवादी थे, है ना। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, विद्या आप सी लिखती हैं, बी लिखती हैं, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि किसका आंसर आपने दिया है। थोड़ा वो लेट आता है ऑनलाइन में, तो आप ना इसका नंबर दिया करो। जैसे आप अगर आप सी दिया है आपने, तो 11 का सी आप ऐसा करके दीजिए। गुड नाइट सर। लालू मैं आपको क्या कहूँ, जब आप किसी से पहली बार शाम में मिलते हैं तो गुड नाइट नहीं बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम विदा लेते हैं एक दूसरे से, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे तक पढ़ाते रहूँगा, और जब हम लोग एक दूसरे से विदा होंगे यानी अलग होंगे, तो हम लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे से आप सही करिएगा। अभी सबसे पहले चाहे रात हो चाहे शाम हो, लेकिन जब आप किसी से पहली बार मुलाकात करते हैं तो यू शुड से लाइक गुड इवनिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से सही करिएगा। हाँ, 11 का सी विद्या सही है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यानी डॉक्टर हुसैन के अनुसार एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में ये लाइन लिखा हुआ है कि एजुकेशन को उन्होंने नेशनल पर्पस के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना है। प्राइम, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी। हम आते हैं 13 पे। 13 और 14 आपके सामने में ये रहा क्वेश्चन। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। बताइए, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया, किसमें? तो जरूरी मानवता में। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इसका अर्थ हो गया जरूरी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, है ना। आपको जो जवाब देना होता है ना, वो 13 का सी आप बोल रहे हैं। यस, 13 का सी विद्या आपका सही है। 14, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज ए डैश ऑफ बिहार। यानी कि बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा दी थी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गवर्नर का मतलब होता है, यहाँ पे जो भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है उसमें गवर्नर को कहा जाता है राज्यपाल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 का बी। चलिए, आपके सामने में 15, 16, 17 3 क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश इन हिज ऑफिस। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके ऑफिस में ही हो गई थी। शायद हार्ट अटैक आ गया था। और वो कब हुआ था? तो आप देखिए यहाँ पे 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। 1969 में इनकी मृत्यु उनके ऑफिस में ही, कार्यकाल में ही उनकी हो गई थी। यानी जब वो भारत के राष्ट्रपति बने हुए थे तभी उनकी मृत्यु उनके ऑफिस में ही हार्ट अटैक से हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा दी थी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपुल ऑफ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अच्छा महसूस करते हैं, आभारी महसूस करते हैं, यानी आभार व्यक्त करते हैं टू द पीपुल ऑफ, किसके? भारत के लोगों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो 17 का हो जाएगा ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपके बोर्ड पे रहा ये। डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी किसने लाया, इसका मतलब होता है ज्ञान, ग्रेट नॉलेज, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट नॉलेज। एरुडेशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज यानी महान ज्ञान, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी किसने लाया था, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया था, और डॉक्टर राधा कृष्णन उनके रोल मॉडल थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था, तो वो उनका कहना था कि भारत को एजुकेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके भारत के उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी। सो द एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम बढ़ते बढ़ते चले आए क्वेश्चन नंबर 20 पे, और आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। यहाँ पे देखो ध्यान से, हु प्लेजेज, किसने शपथ ली, हिज लॉयल्टी, अपने राजभक्ति की, टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, बिना धर्म और भाषा की उपेक्षा किए बिना। इसका मतलब होता है उपेक्षा, इरेस्पेक्टिव मतलब होता है उपेक्षा, यानी कि बिना धर्म और 20 का ए, हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन, सही जवाब है आपका विद्या। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली थी कि अपने देश की सेवा में बिना धर्म और बिना भाषा के भेदभाव किए करूंगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीच, यानी कि अपने पहले राष्ट्रपति भाषण में डॉक्टर हुसैन प्लेजेज, डॉक्टर हुसैन शपथ लेते हैं। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, है ना। ओथ का मतलब भी शपथ लेना होता है, टेक एन ओथ, टेक एन ओथ, इसका मतलब भी होता है शपथ लेना। हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द, यानी कि पहले अपने राष्ट्रपति के भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली स्वयं से, टू द सर्विस ऑफ द, किसके सेवा की, तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी कि भारत के संस्कृति के संपूर्णता की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप जरूर इस सब क्वेश्चन को बना के रखिएगा, बना लीजिएगा, और मैं आपको डॉक्यूमेंट भी प्रतिदिन आपको अपलोड कर देता हूं, आप स्टोर में जाके देख सकते हैं, वहां पे 2 चैप्टर का ऑलरेडी डला हुआ है, आपको बना के रखना चाहिए था। 21 का सी, यस। चलिए आपके सामने में रहा 22, 23, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन 23। बताइए तो आपका आंसर क्या होगा 22 का। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा श्रेष्ठता दिखाई, द राइट ऑफ ऑल मेन, यानी सभी व्यक्तियों के लिए, टू लिव इन, बताइए क्या होगा इसमें, डिग्निटी विथ जस्टिस, यानी कि न्याय जो मिले वो गरिमा के साथ, यानी सम्मान के साथ वो न्याय मिले, है ना, यानी ये नहीं कि मजबूरी में न्याय मिले। और 22 का डी नहीं बल्कि 22 का होगा सी, विद्या आप सही कर लीजिए, 22 का होगा सी, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान या गरिमा, और विथ जस्टिस यानी न्याय के साथ सम्मान मिलना चाहिए, न्याय के साथ गरिमा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रयास डॉक्टर राधा कृष्णन ने भारत के लोगों के लिए किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर आर द बिजनेस ऑफ, बताइए क्या होगा, यानी कि ग्रोथ की प्रक्रिया ऑफ नेशनल कल्चर यानी राष्ट्रीय संस्कृति की, एंड नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र की, आर द बिजनेस ऑफ, किसका, तो एजुकेशन, यानी कि उन सब ने माना था कि एजुकेशन ही एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए देश के विकास के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आपके सामने में रहा ये, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी कि स्वयं के लिए काम करना, वो क्या काम करना कहलाता है, इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत काम करना।
व्यक्तिगत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी स्वयं के लिए कार्य का मतलब होता है, यानी इंडिविजुअल, वर्क फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होगा व्यक्तिगत, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को अपना घर माना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज, यानी किस संदर्भ में, तो अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में, जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था और राष्ट्रपति के रूप में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने पूरे भारत को अपना घर माना था। गवर्नर्स स्पीच नहीं, 25 का बी होगा, 25, विद्या सही कर लीजिए, यस 25 का बी होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उन्होंने देशवासियों के नाम एक शपथ लिया था, एक भाषण दिया था, और उस भाषण में पूरे भारत को अपना घर माना था, और इसके जो भारत के सदस्य, भारत के जो निवासी हैं, यानी जो भारतीय हैं, उनको अपना परिवार का सदस्य माना था। सो योर आंसर इज बी, 25 का हो जाएगा बी। चलिए हम लास्ट स्टेज पे हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, छोटा सा चैप्टर था ये। और क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ली शपथ, इसका मतलब शपथ, और लॉयल्टी का मतलब होता है राजभक्ति, यानी राजभक्ति की शपथ ली, टू द, किसके, यानी कि किसके राजभक्ति की शपथ ली थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ठीक है जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए ऑफिस में इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता, और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, याद रखिएगा अलग अलग दोनों अर्थ होते हैं, विनम्रता। तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक योर आंसर इज बी, प्रेयरफुल, प्रेयरफुल का मतलब होता है आराध्यपूर्ण, आराध्यपूर्ण, यानी आराध्यपूर्ण विनम्रता के साथ उन्होंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था। तो योर आंसर इज बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डैश सेड, किसने कहा भारत इज माय होम एंड इट्स पीपुल आर माय फैमिली, ये तो आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए तो 28 नंबर का, किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, है ना, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण दिया इन 1967, 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज, किसके रूप में शपथ लेने के पश्चात, तो प्रेसिडेंट के रूप में, यानी भारत के प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने 1967 में एक भाषण दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। उनतीस का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं। एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड, हाँ 29 का आपने बताया विद्या बी, चलिए एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ 29 का बी सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप, फिर हम लोग वर्ड मीनिंग पे चलेंगे। एज द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में, इसका अर्थ हो गया राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर हुसैन ने एडवोकेट यानी वकालत की, फॉर द ग्रोथ ऑफ यानी वृद्धि की, विकास की, ऑफ किसके विकास की, तो 30 नंबर का आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर्टेन रिलीजियस, निश्चित धर्म का, होल नेशन, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा 30 का डी नहीं, 30 के डी में देखिए पुअर ओनली, केवल गरीब लोगों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए भी, यानी पूरे राष्ट्र के प्रति उन्होंने राजभक्ति दिखाई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा होल नेशन, यानी संपूर्ण राष्ट्र, इसको हिंदी में कहेंगे संपूर्ण राष्ट्र।
तो 30 नंबर का आंसर सही कर लीजिए विद्या, इसका आंसर होगा बी। चलिए ये चैप्टर अब खत्म हो गया। ये वर्ड मीनिंग आपको याद करने के लिए दिया हुआ है, अपलोड कर दिया गया है, और आप जरूर इसको याद रखिएगा। इधर इंग्लिश शब्द दिए गए हैं और इधर आपको हिंदी शब्द दिए गए हैं, ये सब आपको याद करना है। जैसे देखिए अभी प्लेज शब्द आया था, तो प्लेज का मतलब क्या होता है? कसम खाना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सबको बना के रख दिया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना या उद्धृत करना, टेक ओथ का मतलब शपथ लेना, सर्व का मतलब सेवा करना। ये सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। आप घर में जाके अपनी कॉपी में सारे वर्ड को लिख लेना और सबको याद करना, ठीक है? और याद करोगे तभी जाके आप इसे बढ़िया से सीख सकते हो। अंग्रेजी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एनालिसिस पढ़ाया, उसका समरी पढ़ा दिया, लाइन बाय लाइन आपको समझाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा दिया, और सब्जेक्टिव और एक्सप्लानेशन हम लोग ये सब बाद में करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। चलिए तो अब हम लोग इस पर आ जाते हैं। अब वर्ड मीनिंग के बाद अब ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। ये आंसर आप खुद से घर पे तैयार करना, सब लिखा हुआ है, और ये सब आपको तैयार करना है खुद से, ठीक है? लास्ट में जब हम आपको सब्जेक्टिव बताएंगे तब हम इस सब की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, ठीक है जी? ये देखिए मनोहर मालगांवकर का फोटो भी आपको दिख रहा होगा, मैंने नेट से डाउनलोड करके इसे रखा है आपके लिए। यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? तो मनोहर मालगांवकर ने। मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। ये इनके राइटर हैं, और इनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, इस सब के चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप जुड़े रहिए। चलिए ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर समरी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस का चर्चा लगता है नहीं किया हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसमें। मनोहर मालगांवकर बॉर्न इन 1913। 1913 में इनका जन्म हुआ था, है ना? इज वेल नोन, जाने माने नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथा लेखक। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन, 25 से ज्यादा पब्लिकेशन में, पब्लिकेशन मैंने प्रकाशनों में, टू हिज क्रेडिट यानी अपने दम पर, इन्होंने अपने दम पर 25 से ज्यादा पब्लिकेशन में इन्होंने अपनी लेखनी लिखी है, जिसमें उन्होंने नॉवेल भी लिखा है, और उन्होंने शॉर्ट स्टोरी राइटर भी लिखे थे। तो यानी शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथा, यानी छोटी छोटी कहानियां और उपन्यास लिखा करते थे। एक बात मैं इनके बारे में बता दूं कि भारत के एक प्रसिद्ध राइटर डॉक्टर R.K. नारायण के द्वारा इनको भारत के सबसे अच्छे, सबसे बड़े ग्रेट नॉवेलिस्ट का नाम दिया गया था, यानी उनको माने थे। और उसी में डॉक्टर ये क्या नाम है इनका, R.K. नारायण के द्वारा ये बातें कही गई थी मनोहर मालगांवकर के लिए, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण कीर्तियां इंक्लूड, जिसमें से नाम है इनका डिस्टेंट ड्रम, यानी कि इन चीज़ों को इन्होंने लिखा है, यानी कि इस तरह के किताबों को उन्होंने लिखा है। द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंगेस, एंड बॉम्बे बीवेयर, यानी कि इन सारे किताबों को उन्होंने लिखा है, यानी ये सभी उनकी रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, वर्तमान ये कहानी जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, मैं इसके बारे में कहानी में बताऊंगा आपको।
टेकन फ्रॉम लिया गया है। कॉन्टेम्पोररी, कॉन्टेम्पोररी का मतलब देखिए हिंदी में यहाँ पे लिख दिया गया है, समकालीन होता है। इंडियन शॉर्ट स्टोरीज यानी भारतीय लघु कथा, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, इज फुल ऑफ विट। विट का मतलब होता है बुद्धिमता यानी बुद्धिमानी, बुद्धिमता या बुद्धिमानी। एंड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहस, यानी इससे परिपूर्ण है। ये जो कहानियां हैं ये बुद्धिमता और साहस से परिपूर्ण कहानियां हैं, और इन सारी कहानियों को उन्होंने लगभग 25 से ज़्यादा पब्लिकेशंस में उन्होंने पब्लिश की। और ये जो कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ, यह एक कॉमेडी है, एक कॉमेडी की तरह यूज़ किया गया है ये, और ये शॉर्ट स्टोरी है, कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है, और इस कहानी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। द रीडर्स एक्साइटमेंट यानी पाठकों का उत्साह, इज बिल्ट अप बना हुआ है थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी। एक्यूरेसी का मतलब सटीकता, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी का मतलब होता है अति हास्य, अति हास्य जिसमें ज्यादा कॉमेडी होती है। ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव, यानी मालगांवकर ने जिन्हें लिखा है, जो नैरेटिव जो वर्णन किया है, उसमें अति हास्य पाया जाता है खास तौर पे, और एक्यूरेसी और सटीकता होती है। सटीकता का मतलब ये हो गया कि उन्होंने जितनी भी लिखी है उसमें हर चीज को, हर तथ्य को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं डिटेल्ड एनालिसिस पे, यानी कि विस्तृत विश्लेषण। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब होता है विस्तृत विश्लेषण। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। सूंघनी किसको कहते हैं? खासतौर पे मिथिलांचल एरिया में आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोगों को, खासतौर पे बूढ़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे भिक्स होता है, उसी तरह से चुनौटी में, चुनौटी समझते हैं ना, जहाँ जिसमें क्योरी जिसमें रखते हैं हम लोग विक्स, उसमें बूढ़े लोग जो हैं वो एक खासतौर पे तंबाकू से बना हुआ उसमें केमिकल मिला के एक नोइस होता है, जो खासतौर पे मिथिलांचल के एरिया में यूज किया जाता है, और उसको लोग नाक में रखते हैं, यूज करते हैं, नाक में लेके उसको सूंघते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा फ्रेशनेस आता है। हालांकि ये कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया गया ये शब्द है, और जिस शब्द को उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है अपने दिमाग को चलाने के लिए। तो इस तरह से ये कहानी काफ़ी कॉमेडी होने वाली है। इस ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया, यानी मजाकिया किस्म की कविता है, सॉरी ये कहानी है। डिस्क्राइब्स वर्णन करती है द कॉमिकल एडवेंचर्स, यानी कि खास तौर पे हास्य, और एडवेंचर का मतलब होता है साहस, यानी साहसिक हास्य का वर्णन उन्होंने किया है। ऑफ द नरेटर, यानी नरेटर के, यानी जो नरेट करने वाले हैं, और नरेट करने वाले कौन हैं, यानी कि जो लेखक हैं जिनका नाम है मनोहर मालगांवकर। एंड द मैटरनल अंकल, नानू काका, और उनके जो मामू हैं, मामू, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी यानी मामू, मैटरनल मतलब होता है मामू, जिसको कि हम लोग डेरिवेटेड फॉर्म में मामू भी बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसे हम लोग मामा जी बोलते हैं, मामा जी, है ना। तो मामू और भांजे की कहानी है ये, और इसमें काफ़ी कॉमेडी पाई जाती है। आप एक मूवी देखा, आपने एक मूवी देखी होगी कि जिसमें था अजय देवगन था और एक और हीरोइन थी, मुझे याद नहीं है, परेश रावल का जो था, जिसका नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। उस मूवी में आप देखना कि परेश रावल एक अतिथि के रूप में आता है और अजय देवगन के घर में रुक जाता है, और वह जाने का नाम नहीं लेता है। तो उसी तरह से कुछ इस तरह से कॉमेडी है कि आपके घर में भी अगर कोई मामू आते होंगे तो थोड़ा सा आप ऑड फील करते होंगे, या हो सकता है कि आप खुश भी रहते होंगे। लेकिन इस कहानी में ऐसा महसूस किया गया है कि उनके जो मामा जी हैं, नानू काका नाम भी थोड़ा कॉमेडी नेम है, कॉमिकल नेम है, और वो आते हैं इसके घर में, लेखक के घर में, और उनको बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि शहर में आप जानते हैं कि शहर में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, छोटा सा घर होता है, छोटी सी व्यवस्था होती है, सबके अपने रूटीन्स होते हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं सबके, यानी डेली रूटीन्स होता है। और अगर कोई गेस्ट घर में आ जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। हालांकि सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, लेकिन इस कहानी में नानू काका जब लेखक के घर में आते हैं, लेखक का नाम है मनोहर मालगांवकर, और जब लेखक के घर में आते हैं तो उन्हें परेशानी हो जाती है, और उन परेशानियों में जो एक कॉमेडी होती है, जो एक हास्य होता है,
यानी उसमें उसी बात का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया गया है। और जब भी इनको परेशानी होती है तो वह क्या करते हैं, दिमाग लगाने के लिए एक चुटकी सूंघनी लेते हैं और फिर से एक नया आइडिया लाते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारा कहानियों में ऐसा मिलता है। इसलिए मैं आपको डिटेल एनालिसिस पहले से बना के लिख के लाता हूँ, ताकि आपको किताब की चीज़ों को, किताब के जो हर पैराग्राफ्स हैं उसके हर तथ्यों को मैं बारीकी से समझा सकूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब द स्टोरी बिगेन, कहानी प्रारंभ हुई द स्टोरी बिगेन यानी कहानी प्रारंभ हुई विद द अनाउंसमेंट, यानी अनाउंसमेंट से, मेड बाय द नरेटर्स मदर, यानी कि जो लेखक हैं, आप नरेटर जब समझिए यहाँ पे तो वर्णन करता, यानी जो वक्तव्य दिया है, जो कहानी लिखे हैं, यानी नरेटर कौन है, मनोहर मालगांवकर, जो स्वयं लेखक हैं। यानी लेखक की माँ के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, कहानी की शुरुआत उसी से होती है। अबाउट द प्रपोजल विजिट ऑफ हर ब्रदर नानू काका, यानी कि कहानी की जो शुरुआत होती है तो शुरू में ही नानू काका की माँ, सॉरी नानू काका की माँ मैं बोलता हूँ, लेखक की माँ ने ये अनाउंसमेंट किया कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। और इस बात को सुनकर जो भांजे हैं यानी जो लेखक हैं वह काफ़ी दुखी हो जाते हैं। नरेटर वाज शॉक्ड, यानी नरेटर जो लेखक जो है वह काफ़ी अचंभित हो जाते हैं बाय हियरिंग द न्यूज, इस न्यूज को सुनकर, इस समाचार को सुनकर, जिस समाचार को माँ ने अनाउंस किया था। ही वांटेड हिज अंकल्स विजिट, वह चाहते थे अपने नानू काका यानी अपने अंकल्स विजिट, यानी अंकल मने कौन, यहाँ पे मैटरनल अंकल यानी मामू, विजिट टू बी कैंसिल्ड, यानी कैंसिल कर दिए जाने को। बिकॉज द पर्पस ऑफ द विजिट, क्योंकि उनके आने का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वाज टू मीट सम मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर से मिलना। यानी उनके जो यहाँ आने का जो पर्पस था कि मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, और इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे, है ना। टू मीट सम मिनिस्टर्स होगा यहाँ पे, आपने गलती से टाइप हो गया मिनिस्टर। ठीक है जी, चलिए हम कहानी को आगे बढ़ के लेके चलते हैं। और मैंने ये कहानियों को ना पॉइंट वाइज, देखिए आपको अट्रैक्टिव पॉइंट में मैंने बना दिया है ताकि आपको कहानी सीखने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार विद्या बता दीजिए हाँ या ना, आपको समझ में आ रहा है कहानी की नहीं समझ में आ रहा है? एक बार आप यस सर करके बोल दीजिए तो समझ में मुझे आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कहानी समझ में आ रही है? यस सर, चलिए विद्या यस सर बोल रही हैं। चलिए मैं कहानी को आगे लेके बढ़ता हूँ, चूंकि ये कहानी है ये, तो कहानी को मैं थोड़ा कॉमेडी बना के करता हूँ। नरेटर्स मदर, यानी कि जो नरेटर हैं, नरेटर मतलब कौन, जो लेखक हैं, उनकी माँ एश्योर्ड हिम, उन्हें एश्योर करती है, आश्वस्त करती है, दैट ही शुड नॉट वरी, कि उसे चिंता नहीं करना चाहिए, अबाउट इट, उसके लिए, इस बात के लिए कि नानू काका आ रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसको? नरेटर को, यानी भांजे को। क्योंकि सी न्यू, वह जानती थी, कौन जानती थी? माँ, हर ब्रदर, कि उसका भाई, यानी उसका भाई नानू काका, वुड बी एबल टू मैनेज इट इजीली, क्योंकि उसको पता था कि उसका भाई बहुत तेज है, शातिर तेज है, और वो हर चीज़ अपने से मैनेज कर लेगा। इसलिए वह अपने बेटे को, यानी कि जो लेखक हैं उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, नानू काका अगर आ रहे हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, वो सब कुछ अपने खुद से मैनेज कर लेंगे। चलिए, द नरेटर वाज एन अंडर सेक्रेटरी, नरेटर एक अंडर सेक्रेटरी थे, ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब होता है जो जब ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, यानी प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की अवधि, यानी प्रशिक्षण का जो टाइम होता है, यानी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं आप, उसमें। ठीक है, एंड न्यू, और जानते थे, फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि उनका जो व्यक्तिगत अनुभव था, दैट मीटिंग ए मिनिस्टर इन दिल्ली वाज नॉट एन इजी टास्क, चूंकि उसमें अंडर सेक्रेटरी थे, प्रोबेशन पीरियड में थे वो, और कौन? लेखक, इसलिए उस बात को जानते थे कि किसी भी मिनिस्टर से मिलना, किसी भी मंत्री से मिलना बहुत टफ काम होता है दिल्ली में। नॉट एन इजी टास्क, आसान काम नहीं था। एंड सो ही बिकेम वेरी एप्रीहेंसिव,
अतः वह काफ़ी इस बात को लेके अप्रीहेंसिव का देखिए हिंदी अर्थ हमने लिख भी दिया है यहाँ पे, भयभीत होता है। अबाउट द प्रपोजल विजिट ऑफ हिज अंकल नानू काका, यानी कि नानू काका का जो वो प्रस्ताव था मिनिस्टर से मिलने का, इस बात को सुनकर ही उनका जो भांजा था माने लेखक जो थे वह काफ़ी भयभीत हो गए, एप्रीहेंसिव हो गए। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है भयभीत होना। ठीक है, चलिए कहानी मज़ेदार है, मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी को। एज ए मैटर ऑफ कर्टसी, शिष्टाचार के मुद्दे पे, शिष्टाचार की बात पे, एंड ऑफ हाई रिगार्ड फॉर हिज मदर, और अपनी माँ का अत्यधिक सम्मान की वजह से, द नरेटर वेंट टू स्टेशन, नरेटर माँ की बात को मानकर कहाँ चले जाते हैं, स्टेशन चले जाते हैं। और स्टेशन पे जाके टू द रिसीव हिज अंकल, यानी अपने अंकल को वो रिसीव करने के लिए, जैसे उनके मामू आए हैं तो ट्रेन से आए थे, तो ट्रेन से जब आए थे डेक्कनी ब्राह्मण के स्टाइल में पूरा कपड़ा पहने हुए थे वो, है ना, पूरा नी लेंथ का ब्लैक कलर का कोट पहने हुए थे गर्मी के महीने में भी। तो एक कॉमेडी पैदा करता है इन सब बातों को सुनकर। और वो माँ, चूंकि वह माँ का सम्मान करते थे और माँ की बात को काटते नहीं थे, इसलिए माँ के कहने पर वह नानू काका को स्टेशन लाने के लिए चले जाते हैं। एंड ही सॉ, उन्होंने देखा कि नानू काका एट द डोर वे ऑफ द सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, और उन्होंने देखा दूर से ही कि ट्रेन जब आई थी तो उनको सेकेंड क्लास के कंपार्टमेंट में, यानी सेकेंड क्लास का मतलब आप समझ सकते हैं स्लीपर क्लास, स्लीपर क्लास जो ट्रेन में जो स्लीपर क्लास होता है, जो सोने वाला जो होता है, उसमें वो सफ़र कर रहे थे। और दूर से ही उन्होंने देखा कि सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट पे एकदम गेट पे दोनों हाथ पकड़े हुए वो उनको पहली बार दिखाई दिए थे। ही हैड ग्रू हेयर, सॉरी ग्रे, ग्रे भूरे रंग के बाल, एंड एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, और वो काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, यानी कि उनके काफ़ी मतलब देखने में अच्छा पर्सनालिटी, जानदार पर्सनालिटी के साथ वो आए थे, पूरा सज धज के आए थे, पूरा एकदम कैप लगा के, जैसे कि नेताजी हों या फिर बहुत बड़े जमींदार हों। ठीक है जी। When the train stopped, अब ट्रेन रुकी, ट्रेन जब रुकी, द नरेटर रेन, नरेटर भागे टुवार्ड्स हिज अंकल नानू काका, यानी अपने नानू काका की, अपने नानू काका अपने मामा की ओर, मामा जी की ओर दौड़ के वो उनकी तरफ भागे। नानू काका हैंडेड ओवर ए बास्केट, नानू काका ने जैसे ही उनसे मुलाकात हुई उन्होंने एक बास्केट दे दिया। बास्केट, बास्केट का मतलब एक थैला के रूप में समझिए। कंटेनिंग सम किटेंस, किटेंस का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, छोटा छोटा बिल्ली का बच्चा। दरअसल वो एक बास्केट में कुछ बिल्ली के बच्चे को लाए थे, पता नहीं किस तरह का स्वभाव था उनका। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू वेट एट द प्लेटफॉर्म, और उनको कहा, उनको बास्केट थमा दिया हाथ में और उनको बोला कि जाके बाहर में उसको उसका इंतजार करे वो। ठीक है। नानू काका रिटर्न एलोंग विथ ए टिकट कलेक्टर, नानू काका लौटे एलोंग विथ के साथ, एलोंग विथ का मतलब के साथ, ए टिकट कलेक्टर, एक टिकट कलेक्टर के साथ, हुम जो जिसने ही हैड ब्राइब्ड टू लेट हिम ट्रेवल्ड, ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, टू लेट हिम ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए थर्ड क्लास। दरअसल वो थर्ड क्लास का टिकट यानी जनरल का टिकट लेके स्लीपर बोगी में वो चढ़ के आए थे, तो उसने उन्होंने घूस मतलब किसको, नानू काका ने टिकट कलेक्टर को घूस दिया, यानी कि कुछ फाइन दिया, और फाइन देके उसके साथ वो, फाइन देते हुए उनके साथ वो करके स्टेशन पे आ रहे थे। और तब तक जो लेखक थे उनको कहा गया कि जाके स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म पर वेट करिए। ठीक है। he had been able to win the favor of टिकट कलेक्टर, यानी कि वह योग्य थे इस बात को लेके, टू विन द फेवर ऑफ टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर को अपने आप फेवर में रखने को, ड्यू टू हिज इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी, आप कह सकते हैं ये पे इम्प्रेसिव थी, इसलिए उन्होंने जो टिकट कलेक्टर था उसको पटा लिया। पटा लिया मतलब समझ रहे होंगे, उनको मना लिया और उन्होंने कुछ पैसे या फिर कुछ फाइन देके उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन कर लिया, और ये इनका गुण था। ठीक है। When they were on their way home, जब वे लोग रास्ते में थे, यानी रास्ते में, घर के रास्ते में थे, जब आप अब बाहर आए, बाहर आने के बाद वो अपने जो भांजे हैं उसके साथ गाड़ी पे चल के घर की ओर प्रस्थान किए। नानू काका आस्क्ड द नरेटर, नानू काका ने नरेटर से कहा, वेदर ही हैड बीन एबल टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर अ मीटिंग विद द मिनिस्टर,
तो उन्होंने कहा कि मिनिस्टर के साथ हमारा एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। जब वो रास्ते में थे तभी, जब वो रास्ते में थे तो अपने भांजा को उन्होंने कहा कि मिनिस्टर से मिलने का एक अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स कर दिया जाए, यानी कि उसको करने के लिए बोला। द नरेटर वॉज टेकन अबैक and he frankly admitted that he could not arrange his meeting with the minister। और नानू काका जो नरेटर है, जो लेखक हैं, was taken aback यानी अपने बात से मुकर गया, एंड ही फ्रैंकली और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ही कुड नॉट अरेंज, कि वह अरेंज नहीं कर सकते थे हिज मीटिंग, उनकी मीटिंग विथ द मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वह खुद ही एक प्रोबेशन पीरियड के मिनिस्टर थे और उनको लगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। अतः उसने क्या किया, उसने स्पष्ट रूप से अपने मामू को बोल दिया कि भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप हमको छोड़ दीजिए, आप अपने से मैनेज करिए मिनिस्टर से मिलने का। नानू काका टू के पिंच ऑफ स्नफ, तो इसके पश्चात वो नानू काका काफ़ी टेंशन में आ गए कि मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हुआ हूँ और मिनिस्टर से मिलने के लिए मुझे कोई उपाय नहीं है, और ये भी मेरा जो भांजा है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, एडमिट नहीं कर रहा है कि मैं मिनिस्टर से उसे मिला सकता हूँ। तो उस स्थिति में वो क्या करते थे, एक चुटकी सूंघनी निकाले और एक आइडिया खोजने लगे। एंड थॉट, और सोचा अबाउट हिज नेक्स्ट मूव क्लोजिंग हिज आइज, और जब भी ऐसा कुछ करते थे तो अपने आंख को बंद कर लेते थे और सोचते रहते थे, इस तरह से जैसे माथे पे हाथ दे के लोग सोचता है। पकड़िंग हिज आईब्रोज, और वह अपने आईब्रोज को दबाते हुए, पकड़िंग मैंने दबाते हुए, इस तरह से जब आप सोचते हैं तो आंख इस तरह से ऐसे करके सोचते रहते हैं। तो यही चीज़ वो कर रहे थे। जब नानू काका का भांजा यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो काफ़ी टेंशन में आ गए, और टेंशन में आने के बाद वो कुछ आइडिया सोचने लगे और ऐसा करने के लिए वो अपने सिर को दबाने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे रीच्ड होम, वे घर पहुंचे। द नरेटर्स मदर वाज वेटिंग एट द डोर स्टेप, और उसके बाद वो ऐसा करके बातचीत करते हुए घर की ओर प्रस्थान किए, गाड़ी से जा रहे थे। तो उनकी माँ यानी लेखक की माँ, यानी लेखक की माँ बोले तो जो नानू काका की बहन थी, वो वेट कर रही थी, और वेट कर रही थी डोर स्टेप यानी दरवाजे के गेट पे, और दरवाजे के गेट पर वेट करके टू वेलकम हर ब्रदर, अपने भाई का। डोर स्टेप का मतलब हुआ दरवाजे की सीढ़ी, दरवाजे पर जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी स्टेप्स बने हुए, वहां बैठ के वो उसको वेलकम करने के लिए वेट कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट मदर्स इंसिस्टेंस, यानी माँ के जिद पर, नरेटर हैड टेकन 2 days लीव, नरेटर यानी लेखक ने 2 दिनों की छुट्टी ली थी फ्रॉम द ऑफिस से। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, दोपहर में, ड्रोव नानू काका को गाड़ी पर चढ़ा के ले गए टू द नॉर्थ ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सचिवालय में जो है अवस्थित है वो नॉर्थ ब्लॉक में है, और वहाँ नॉर्थ ब्लॉक के दिल्ली सचिवालय में सारे नेता लोग बैठते हैं, वहाँ पे उनकी गाड़ी को लेके वो नानू काका के साथ गए। नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर, नानू काका मिलने को गए मिनिस्टर से। वाइल द नरेटर वेटेड, जहाँ नरेटर इंतजार कर रहे थे इन द कार पार्क, यानी कि नानू काका चले गए मिनिस्टर से मिलने के लिए उस ऑफिस में, नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में, और लेखक जो है वह कार पार्क में इंतजार करने लगे। नानू काका रिटर्न आफ्टर 2 hours मम्बलिंग मराठी स्वेयर वर्ड्स, और नानू काका उधर से 2 घंटे के बाद वापस आए, तो वो एक भद्दी गालियां देते हुए आए। जैसा कि जनरली ऐसा होता है कि सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं और आपका काम नहीं होता है तो बरबराते हुए, मम्बलिंग का मतलब होता है बरबराते हुए आना, बरबराना। मराठी स्वेयर वर्ड्स, मराठी और स्वेयर वर्ड्स का मतलब होता है गालियां यानी गाली देते हुए वो उधर से आए। ही हैड मैनेज्ड टू गेट एन अपॉइंटमेंट, और उसने मैनेज किया एक अपॉइंटमेंट विथ द मिनिस्टर आफ्टर 3 days, यानी इतना करने के पश्चात, 2 घंटा पैरवी लगाने के पश्चात, 2 घंटा ऑफिस में बिताने के पश्चात, वह एक मिनिस्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स किए, और वो भी 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, तो 3 दिन बाद। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। When they were driving back, जब वो गाड़ी को पुनः वापस ला रहे थे, ए येलो स्पॉट्स कार,
एक पीले रंग का स्पोर्ट कार उनको दिखाई दिया, पास्ड गुजरते हुए, बाय एंड समबडी इन इट, और उसमें से कोई व्यक्ति, वेव्ड हैंड अपने हाथ को इसे करके हिलाया, टू द नरेटर, नरेटर को, यानी कि जब वो मैंने नॉर्थ ब्लॉक से वापस फिर जा रहे थे अपने घर के लिए, तो रास्ते में उनको एक क्या मिला, एक व्यक्ति मिला जो स्पोर्ट कार से जा रहा था, और उसने नरेटर को देख के इस तरह से हाथ को वेव्ड आउट किया, यानी कि वेव्ड हैंड, यानी कि हाथ को हिलाया। व्हेन नानू काका इंक्वायर्ड अबाउट द पर्सन इन द येलो कार, जब नानू काका ने पता किया उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, इन द येलो कार, जो पीले रंग के कार में था, द नरेटर टोल्ड हिम, तो नरेटर ने उनसे कहा, दैट ही वाज रतिराम, नरेटर ने उनको बताया कि उसका दोस्त वो रतिराम है। दरअसल ये रतिराम जो है वह किसका फ्रेंड है, उनके भांजा का, यानी लेखक का, जो कि उनके साथ एक ही मिनिस्ट्री में काम करता है। जो कौन है, सोहन लाल रतिराम का बेटा है, सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, यानी दिल्ली में एक पार्टी के जो बॉस है, यानी अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, उसका बेटा है रतिराम, और वो रतिराम जो लेखक के मित्र हैं, जो एक ही साथ काम करते हैं। समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, एट सोहन लाल हाउस, वो सोहन लाल के घर पर गए, नानू काका वाज टोल्ड बाय सोहन लाल दैट हिज सन वाज इन बैलेंस मिनिस्ट्री, नानू यानी कि सोहन लाल के द्वारा ये कहा गया कि उनका बेटा यानी रतिराम बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है। यानी कि मिनिस्ट्री, अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री होती है, जैसे होम अफेयर्स मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो उनका बैलेंस मिनिस्ट्री में उनका बेटा, किसका बेटा, यानी लाला सोहन लाल रतिराम का बेटा, कौन, तो रतिराम, वो काम करता था बैलेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है। somebody had misled, अब देखता हूं मैं कितना बचा हुआ है, चलिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है। टाइम होने पे है तो आप विद्या बताइए, आगे बढ़ूं या यहाँ रुकूं? आज ऑनलाइन लोग नहीं है ज़्यादा, तो मैं थोड़ा वेट कर लूं अगले दिन के लिए इस चैप्टर को। आप हाँ बोलेंगे अगर आपका मन भर गया है, तो अभी मैं इसको स्टॉप कर दूं, क्योंकि टाइम हो गया है बायोलॉजी का, और थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है क्लास के बीच में, क्योंकि दोनों क्लास में थोड़ा सा करने में टाइम लगता है। तो बताइए विद्या, आप ऑनलाइन है, बताइए, मैं यहीं पे रोक दूं क्लास को, इसके बाद मैं अगले क्लास में कर दूंगा। यहाँ से somebody had misled the ambassadors, बोलिए विद्या ऑनलाइन है कि आगे पूरा पढ़ा दूं, जैसा कहो। आप भी थोड़ा बीच में 10 मिनट रेस्ट कर लो, और ताकि बायोलॉजी का क्लास जब हो तो उसको पूरा करना, ठीक है। आई एम वेटिंग। नहीं सर, खत्म कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, खत्म ही कर देते हैं, चलिए आपका भी फरमाइश पूरा कर देते हैं ताकि ये कहानी खत्म ही हो जाए। somebody had misled the ambassadors against his son, यानी किसी ने had misled यानी बहका दिया, बहकाना, इसका अर्थ होता है बहकाना, तो बहका दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, V2 के रूप में यूज किया गया है। द एम्बेसडर्स यानी कि राजनयिक के, अगेंस्ट हिज सन, उसके बेटे के बारे में, विच अफेक्टेड जो प्रभावित हुआ, हिज प्रमोशन, उसके प्रमोशन से। दरअसल ये है क्या एक्चुअली में यहाँ पे, कि किसी ने एम्बेसडर के दिमाग में उनके बेटे के प्रति गलत फहमी भर दी थी, जिससे उसने क्या किया, उसका प्रमोशन रोक दिया था। नानू काका हाउएवर, फिर भी नानू काका एश्योर्ड हिम, ने उन्हें आश्वस्त किया, दैट ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, और नानू काका डिंग हाँकने में तो माहिर था। नानू काका ने कहा, जो लाला सोहन लाल रतिराम का बेटा था उसके पास गया मिलने के लिए, दरअसल ये खुद अपना काम करने के लिए गया था, लेकिन ये वहाँ जाके जाल में फंस गया, और उसने कहा कि भाई ठीक है, उसने जो मिनिस्टर जो थे उसने कहा कि भाई मेरा बेटा बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, लेकिन एम्बेसडर मतलब राजनयिक होता है, राजनयिक के दिमाग में किसी ने भर दिया है कि वो उसने मेरे बेटे का प्रमोशन रोक दिया है। तो नानू काका ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैरवी लगा के आपके बेटे के प्रमोशन करवाता हूँ। नानू काका ने प्लान किया मेटिकुलसली का मतलब होता है पूरी बारीकी से, देखिए यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, एंड वेंट टू मिनिस्टर्स रेसिडेंस, और मिनिस्टर के निवास पर गया, इन अ बिग चौफर,
बड़े ही सुसज्जित ड्राइवर के साथ। और वो ड्राइवर कौन था? चौफर का मतलब होता है ड्राइवर, सुसज्जित ड्राइवर, यानी कि जो वेल यूनिफॉर्म्ड ड्राइवर होता है। ड्रिवन कार विथ द नरेटर, नरेटर माने नरेटर को ही सुसज्जित ड्राइवर बना दिया, और उसने कार लेके वो किसके पास चला गया? मिनिस्टर के पास चला गया मिलने के लिए। क्यों मिलने के लिए गया? तो उसके बेटे जो बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे उसकी पैरवी के लिए। ऑन रीचिंग द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, यानी कि पहुंचने पर मिनिस्टर के घर पे पहुंचने पर, ही सिंपली आस्क्ड फॉर द विजिटर्स बुक, उसने उसे उसके सामने में विजिटर बुक किसको कहते हैं? जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक विजिटर बुक रखा जाता है, वहाँ पे आप साइन करते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, क्या पर्पस है मिलने का। तो उस विजिटर बुक में उन्होंने इन विच ही रोट हिज नेम एंड एडेड, और उसने अपना नाम बहुत ही बिल्कुल एकदम शान से लिखा, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर। जैसे आप नाम लिखते हैं तो सिंपली नेम लिखते हैं, जैसे कोई लिखता है कि श्री श्री 108 तो अपना नाम को बड़ा करना चाहता है, उसी तरह से इन्होंने लिखा कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, यानी पुश्तैनी ज्योतिषी महाराजा ऑफ निनोर, यानी निनोर के महाराजा का पुश्तैनी क्या? एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, और लास्ट में उसने क्या दिया? दिल्ली वाला पता दे दिया। वहां तो सब कुछ लिखना पड़ता है, नाम और पता। द मिनिस्टर हैड सीन हिम, मिनिस्टर ने उन्हें देखा, वाइल बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ गेट, यानी कि जब वो गेट के बाहर जा रहे थे तब उसने उन्हें परखा, उन्हें देखा। आउट ऑफ गेट, गेट के बाहर ही थे तभी से। चलिए अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। नानू काका लाइज हैड वर्कड, नानू काका ने अपना काम पूरा किया। नेक्स्ट डे, अगला दिन, द मिनिस्टर केम टू मीट हिम, मिनिस्टर उससे मिलने को आए। एट द दिल्ली एड्रेस गिवन बाय हिम, उनके द्वारा जो दिल्ली का पता दिया गया था उस पते पर आके मिनिस्टर उससे मिलने को आए। नानू काका हैड कम विथ ए मिशन, नानू काका अपने मिशन पे थे, अपनी जो योजना बनाए थे मिनिस्टर से मिलने का। एंड दैट वाज एकम्प्लाइज्ड, और वो पूरा हो चुका था। बट द नरेटर फेल्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन लेखक जो थे, वो जो लेखक मतलब क्या, नरेटर जो थे, वह इस बात को समझने में असफल रहे वाई ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर, कि वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए क्यों थे। दरअसल वो मिनिस्टर से मिलने का पर्पस क्या था? नानू काका के जो भांजे थे, जो लेखक थे, वह इस बात को समझ नहीं पाए कि वो नानू काका से मिलने के लिए क्यों आए। प्रदीप प्रकाश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रदीप। हाय सर। लेकिन आप लेट हैं प्रदीप, अब तो क्लास खत्म होने वाला है, अब बायोलॉजी का टाइम होने वाला है, बायोलॉजी का क्लास अब होगा। बस थोड़ा सा बचा हुआ था, उन्होंने कहा कि पूरा कर दीजिए दिव्या ने, तो मैंने पूरा करने लगा मैं। चलिए अब लास्ट में क्या है? ही वॉन्डर्ड what would be the position when the minister discovers that नानू काका had never been to a place known as निनोर, यानी कि वह इस बात को मने, वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना। what would be the position, क्या जगह था, क्या स्थान था, when the minister discovers, यानी जब वो मिनिस्टर को डिस्कवर यानी खोजने ढूंढने आए, दैट नानू काका हैड नेवर बीन टू ए प्लेस, नानू काका इस बात पर कभी नहीं जा सके, नोन एज निनोर, यानी निनोर को जानते भी नहीं थे। दरअसल वो निनोर के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निनोर, महाराजा निनोर, मतलब निनोर के महाराजा का पुश्तैनी ज्योतिषी अपने आप को बताया था। और इस बात को लेके जो लेखक थे वो काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन वह आश्वस्त थे, दैट नानू काका वुड बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन, लेकिन उनको पता था कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो नानू काका इस बात को हैंडल कर लेंगे, उन स्थितियों को, सिचुएशन का मतलब स्थिति, इन परफेक्ट वे, एक बहुत ही सही तरीके से, एज एंड व्हेन इट अराइजेज, जैसे ही मतलब किसी तरह का सिचुएशन पैदा होता हो, उस सिचुएशन को हैंडल करने में नानू काका माहिर थे। कहानी यही खत्म होती है। कहानी को मैं शॉर्ट में फिर से एक बार बता दूं कि दरअसल वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, और उनके एस्ट्रोलॉजी में, उनके जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में लिखा हुआ था कि उनकी मुलाकात एक समय में दिल्ली में मिनिस्टर से होगी, और उसी कुंडली की बात को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आए थे। दरअसल उनका और कोई पर्पस नहीं था, इसलिए लेखक जो नानू काका के भांजे भी हैं, मनोहर मालगांवकर, वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि नानू काका दरअसल गर्मी में आए क्यों थे।
तो ये कहानी जो है बहुत ही सामान्य एक क्या कह सकते हैं, एक लाइट मतलब शॉर्ट स्टोरीज थी, और बल्कि हल्के फुल्के अंदाज की कॉमेडी कहानी थी। और इस कहानी का मैंने डिटेल एनालिसिस बता दिया। अब हम लोग समरी को अगले दिन ही पढ़ेंगे, है ना। समरी को मैं अगला दिन ही पढ़ाऊंगा। अब समरी बचा हुआ है और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें भी लगभग 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, ठीक है। प्रदीप प्रकाश, अगर आपको इंग्लिश का क्लास कंटिन्यू करना है तो यू विल हैव टू कम ऑन 7 PM, है ना। आपको 7 बजे आना होगा। और अभी पहले टाइमिंग हुआ करता था 6 बजे, लेकिन 30 जून से पहले तक अभी 7 बजे टाइमिंग कर दिया गया है। और 7 बजे जो पहले आपका केमिस्ट्री का शेड्यूल था वो भी सुबह में हो रहा है, और 7 बजे शाम में आपका इंग्लिश का क्लास डेली होता है, यानी कि MWF में। यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 12th का क्लास होता है, और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 7 बजे ही इंग्लिश का क्लास होता है 11th के लिए। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और तब अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट एवरीवन, हर किसी को शुभ रात्रि। थैंक यू। अब मुलाकात होगी शुक्रवार को।